गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पहला पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज का हमारा टॉपिक है फर्म तथा उद्योग का संतुलन। हमें इसमें देखना है कि फर्म और उद्योग कहाँ पर संतुलन में होती है। संतुलन का मतलब है कि वह उस जगह से हटना नहीं चाहती हैं, वहाँ आकर उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है या आउटपुट उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक उद्योग में कई फर्में होती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि उद्योग और फर्म में कोई अंतर है तो इसका उत्तर होगा हाँ, अंतर होता है और ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत होता है। इसमें एक उद्योग में बहुत सारी फर्में होती हैं। यानी जो उद्योग होता है, अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये एक उद्योग है तो इस उद्योग में बहुत सारी जो फर्में होती हैं, अगर इनको फर्मों का रूप दे दिया जाए तो ये जो अंदर जितने भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे, ये होती हैं फर्में और इनसे मिलकर आपका उद्योग बनता है। तो फर्म और उद्योग में अंतर समझ आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धी बाजार तथा अल्प विक्रेता बाजार में कई फर्में होती हैं। जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, देखिए मार्केट दो प्रकार का होता है प्रतियोगिता के आधार पे। अगर बात करें, एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगी मार्केट और दूसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगी मार्केट। पूर्ण प्रतियोगी मार्केट की विशेषता क्या है कि ये हम देखेंगे आगे, जब हम पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन आप इसमें बेसिक डिफरेंस देख लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग और फर्में अलग अलग होती है। ठीक है, उद्योग और फर्में अलग होती हैं, बहुत सारी फर्मों से मिलकर उद्योग बनता है। ठीक है, लेकिन अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, इसकी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अब हम इसमें पाएंगे कि इसके एक छोर में तो होता है एकाधिकार मोनोपोली, जिसमें फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है। यानी जो फर्म होती है वही उद्योग होता है, जो उद्योग होता है वही फर्म होती है। दूसरी कहलाती है इसमें आपके देय अधिकार, यानी आपके डिओपोली मार्केट कहलाता है, देय अधिकार, जिसमें एक वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो आप उनको उद्योग का रूप, उन दो फर्मों को, दो विक्रेताओं को उद्योग का रूप के रूप में कह सकते हैं। और लास्ट इसमें होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो वस्तु विभेद पाया जाता है। यानी अगर मान लीजिए बिस्किट का एक उदाहरण लेते हैं हम, तो बिस्किट के बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे पार्ले जी है, 2020 है, ब्रिटानिया बिस्किट है या मैरीगोल्ड है। तो ये अलग अलग जो बिस्किट इंडस्ट्री तो एक हो गई एक तरीके से, लेकिन अगर देखा जाए तो पार्ले जी अपने प्राइस को अलग कर सकता है, आपके ब्रिटानिया की प्राइस से अलग कर सकता है। इसी प्रकार से आपका जो मैरीगोल्ड बिस्कुट है वह 2020 से अपने प्राइस अलग कर सकता है। तो ये जो फर्में होती है अपने उत्पाद के मामले में मोनोपोली होती हैं। लेकिन जब आप बिस्किट उद्योग की बात करेंगे तो उसमें आपके ये सभी फर्में आ जाएंगी। तो वहाँ पर हम उद्योग ना लेकर समूह लेते हैं। यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उद्योग की जगह समूहों के संतुलन की बात की जाती है। ठीक है, अब डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि उद्योग और फर्मों में क्या अंतर है। ये अलग अलग मार्केट के आधार पे अलग अलग होता है। ठीक है, अभी जब हम उद्योग और फर्मों की बात लेंगे, यहाँ पर मोस्टली जो हमारे चैप्टर में, वहाँ पर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात को लेते हुए चलेंगे। चलिए, फर्म के संतुलन की बात करते हैं। फर्म का संतुलन क्या होता है कि ये देखिए डिपेंड करता है कि फर्म का उद्देश्य क्या है। फर्म के संतुलन का मतलब ये है कि फर्म ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसको प्राप्त करने के बाद में वहाँ से हटना या हिलना पसंद नहीं करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि फर्म का उद्देश्य क्या है। अगर मान लीजिए फर्म का उद्देश्य है उत्पादन को अधिकतम करना, तो फर्म कब संतुलन में मानी जाती है? फर्म मानी जाती है जब फर्म का उत्पादन अधिकतम हो गया हो और उसमें अपने उत्पादन को घटाने बढ़ाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, तो वह संतुलन की स्थिति में होती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए फर्म का उद्देश्य अपने मौद्रिक लाभ को अधिकतम करना है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, तो फर्म उस समय संतुलन में समझी जाती है जब उसका लाभ अधिकतम होता है और फर्म इस संतुलन से जरा भी इधर से उधर हटने की प्रवृत्ति नहीं दिखाएगी। तो अब बेसिकली हम क्या समझ पा रहे हैं कि फर्म का संतुलन कहाँ होता है, ये उसके उद्देश्य पर डिपेंड करता है कि फर्म चाहती क्या है। क्या वह प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है
या आउटपुट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये तो होता है संतुलन जो कि उसके उद्देश्य से डिसाइड होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये संतुलन जो उसने डिसाइड किया है कि हाँ कि भाई मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो अब हम देखेंगे कि वह संतुलन को प्राप्त कैसे करती हैं, कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे पता चलता है कि वो संतुलन को प्राप्त कर चुकी हैं या अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी हैं। तो इसके जो मान्यताएं हैं वह मान्यता देख लीजिए। पहला है फर्म का विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, विवेकपूर्ण का मतलब ये है कि उसका अगर कोई उद्देश्य है तो वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिंसियर भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी लॉजिकली उसका बिहेवियर होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे हैं, फर्म के उत्पादन साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं। ठीक है, उत्पादन साधनों की कीमतें स्थिर का मतलब समझ रहे हैं। उत्पादन साधन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, ठीक है, साहस, उद्यम। तो ये क्या है? उत्पादन के साधन है जिनकी कीमतें स्थिर रहती है और उत्पादन के साधनों का प्रतिस्थापन संभव होता है। तीसरा है, उत्पादन के साधनों की सभी इकाइयाँ समान हैं यानी कुशल हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक फर्म उत्पादन लागत को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है। देखिए, विवेकपूर्ण व्यवहार का मतलब ही समझिए, इसका मतलब यही होता है कि वे अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट की धारणा लेके चलती है एक फर्म। इसी प्रकार से लाभ को वो अधिकतम करने का प्रयत्न करती हैं। साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। साधनों की पूर्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फर्म वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन साधन की जितनी इकाई चाहे प्रयोग कर सकती है। मान लीजिए श्रम मिल रहा है तो श्रम फिक्स है प्राइस के मामले में। एक फर्म कितनी भी मात्रा में श्रम का उपयोग कर सकती है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं साम्य के विश्लेषण की कौन सी दो विधियां हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक फर्म का संतुलन कैसे डिसाइड होता है या संतुलन को प्राप्त करने के कौन से मेथड्स हैं। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि दो मेथड हैं, एक है कुल लागत और कुल आगम विधि और दूसरा है सीमांत लागत और सीमांत आगम विधि। अब अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बात करते हैं कि फर्म का संतुलन कहाँ होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन को जानने से पहले हमें पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब समझ लेना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? यह वह बाजार की स्थिति है जिसमें एक ही वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, यानी बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में होती हैं। और इतनी ज़बरदस्त प्रतियोगिता होती है कि उसमें फर्में क्या है कि अपने द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करती है। फर्में सिर्फ क्या करती है? प्राइस टेकर होती है, यानी प्राइस कीमत ग्रहण करने वाली होती है। वह कीमत में चेंज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कीमत में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, कीमत को एक्सेप्ट करती है और दी हुई कीमत पर वह उत्पादन करती है फर्में। और ये कीमतें कहाँ डिसाइड होती है? ये उद्योग में डिसाइड होती है। उद्योग में कैसे डिसाइड होती है? मांग और पूर्ति वक्र के साम्य के द्वारा डिसाइड होती हैं। और फर्में क्या करती हैं? उस दी हुई कीमत पर अपने उत्पादन की मात्रा को डिसाइड करती है कि उसे कितना उत्पादन करना है। तो यहाँ पर फर्में क्या होती है? प्राइस ट्रैकर होती है। उद्योग क्या होते हैं? प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, और इसमें आप इसको एक उदाहरण सहित हम यहाँ देखते हैं, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम में ये देखिए, ए जो पार्ट है वह इंडस्ट्री को बता रहा है, बी पार्ट एक फर्म की बात कर रहा है। मान लीजिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं गेहूं का। ठीक है, गेहूं की मांग और पूर्ति के द्वारा गेहूं की कीमत डिसाइड हो रही है, जो कि उद्योग में डिसाइड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए उद्योग वाले डायग्राम के अंदर कि ओ वाई अक्ष पर कीमतें हैं, ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है। मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों का डिसीजन हो रहा है, जो कि P1, P0, P2 है, और इसी तरीके से उत्पादन की मात्रा डिसाइड हो रही है। ये जो कीमतें अब जो कि उद्योग में डिसाइड हुई है, उस उद्योग से कीमतें डिसाइड होने के बाद में ये क्या है? ये कीमतें फर्मों के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, यानी ये स्वीकार कर ली गई है कि वह ये दी हुई कीमत पे ये बी पार्ट के डायग्राम में देखिए कि कीमतें दी हुई है, पहले से ही आपको एक हॉरिजॉन्टल रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कीमतें दी हुई है, ये कीमतें उद्योग के द्वारा डिसाइड है। अब फर्म कोई भी फर्म
इस दी हुई कीमत पर कितना भी उत्पादन कर सकती है। मान लीजिए कोई फर्म है जो ये डिसाइड करती है कि P1 कीमत पर मुझे X1 उत्पादन करना है और P2 P0 जैसे ही कीमत हो जाती है तो मुझे X2 उत्पादन करना है। क्योंकि कीमतें बढ़ रही है तो वह उत्पादन की मात्रा भी बढ़ा सकती है फर्में। इसी तरीके से P2 पर वह उत्पादन की मात्रा और बढ़ा सकती है। तो जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है तो वह उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकती है। ये डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, ज़रूरी नहीं वह बढ़ाएगी, बट वह सिर्फ क्या करती है, कीमतें दी हुई कीमत पर उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करती है। तो फर्मों के द्वारा उत्पादन की मात्रा के ऊपर ही कंट्रोल किया जाता है, कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है फर्मों का, ये उद्योग के द्वारा डिसाइड होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो कीमतें होती हैं वह कीमत, जो ये कीमत रेखा आपको दिखाई दे रही है, यही औसत रेखा भी कहलाती है, औसत आगम रेखा भी कहलाती है और यही सीमांत आगम रेखा भी कहलाती है। यानी अगर यहाँ पर आपको P की जगह AR दिया जाता है या MR दिया जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन से मार्केट की बात की जा रही है। पूर्ण प्रतियोगी मार्केट में कीमतें, औसत आगम, सीमांत आगम ये सब बराबर रहते हैं। फर्में कीमतों के दी हुई कीमत पर उत्पादन की मात्रा को ही ध्यान में रखती हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये डिमांड कर्व है आपका, ये और ये डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को जहाँ काट रहा है, जैसा कि हम कहते हैं मांग और पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर उत्पादन की मात्रा का डिसीजन होगा और वहीं पर कीमतों का डिसीजन होगा आपके। और इस दी हुई कीमत पर फर्में क्या करेंगी, उत्पादन की मात्रा डिसाइड करेगी। क्योंकि फर्में क्या है, पूर्ण प्रतियोगी मार्केट में अगर मान लीजिए हम एक बहुत बड़े समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र तो हो गया उद्योग, ठीक है, और उसमें एक पानी की बूंद के बराबर एक फर्म होती है। तो वह उत्पादन की मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन करके भी कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, कीमतों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतें डिसाइड हो रही हैं। जैसे जैसे मांग वक्र आपका ऊपर शिफ्ट होता है, किसी उद्योग का मांग वक्र ऊपर शिफ्ट होता है, वैसे वैसे आप देखिए कि कीमतें भी आपकी बढ़ती जा रही है, जो कि P1, P0, P2 के द्वारा शो हो रही हैं। तो ये सब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन है जिसे आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्म तथा उद्योग के संतुलन का क्या मतलब है। देखिए सैमुअल्सन के शब्दों में अगर हम बात करें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म उसे कहते हैं जो जितनी मात्रा में चाहे प्रचलित बाजार मूल्य पर बेच सकती है, पर उसमें बाजार मूल्य में वृद्धि या कमी करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से सैमुअल्सन की एक और डेफिनेशन देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत बहुत सी प्रतिस्पर्धी फर्मों के समूहों को उद्योग कहते हैं। इस प्रकार उद्योग समूह को व्यक्त करता है, जबकि फर्म क्या होती है, इस समूह की एक इकाई मात्र होती है, ठीक है। इसी प्रकार से फर्म में उत्पादन की मात्रा एवं मूल्य का निर्धारण ही, अगर आपको साम्य की बात की जाती है तो साम्य क्या होता है, हम यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा में साम्य की अगर बात करेंगे तो हम लेंगे फर्म का साम्य लेंगे और उद्योग का साम्य लेंगे। फर्म का साम्य से क्या मतलब है, फर्म साम्य की अवस्था में तब होती है जबकि उसके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं हो। इसी प्रकार से उद्योग साम्य की अवस्था में कब होता है, जब वह अपने उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन ना करे, ठीक है। तो यह साम्य की अवधारणा है। अब साम्य अवस्था की मान्यता क्या है, यानी एक फर्म साम्य में है और साम्य को कैसे प्राप्त करती है, तो उसकी हम मान्यताएं लेके चलेंगे। मान्यताएं क्या क्या हैं, साम्य अवस्था की मान्यताएं हैं कि पहला है, प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने में प्रयत्नशील रहती है, फर्म का व्यवहार विवेकशील होता है, फर्म लागत न्यूनतम करना चाहती है, साधनों की कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है, साधनों की सभी इकाइयाँ समान रूप से कुशल हैं, उनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार है, ठीक है। ये इस प्रकार से फर्म की साम्य की मान्यता है। अब अगर हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के साम्य का संतुलन की, हम यहाँ बात करेंगे। इसे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।